हेलो फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य के अभ्यास की इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है, जिसमें हम आदिकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसके कुछ वीडियोस पहले आ चुके हैं और कुछ आज क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें और आपका कोई भी टॉपिक छूट ना पाए। इससे आपकी तैयारी में कुछ भी हेल्प मिली, आपका थोड़ा सा भी रिवीजन अगर हो जाएगा तो इससे मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नाथ साहित्य का व्यवस्थापक किसे माना गया है? नाथ साहित्य जो आदिकाल के अंतर्गत आता है, उसके संस्थापक या व्यवस्थापक किसको माना गया है? व्यवस्थापक और संस्थापक में मूलभूत अंतर है वैसे तो। यहाँ पर व्यवस्थापक पूछा गया है। ऑप्शन ए गोरखनाथ, बी मत्स्येंद्रनाथ, सी नरेंद्रनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का व्यवस्थापक माना गया है। आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में वर्णन किया। ए गुरु महिमा इंद्रिय निग्रह, बी प्राण साधना वैराग्य, सी कुंडलिनी जागरण शून्य समाधि, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि सभी का उपयोग किया था। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य का संबंध किस रस से था? आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य का संबंध किस रस से था? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी वीर। तो आदिकालीन रासो साहित्य में प्रमुख रूप से वीर रस की ही प्रधानता रही। वीर रस से ही संबंधित था आदिकालीन रासो साहित्य। तो ये हो गया वीर रस। रासो ग्रंथकारों में मुख्य प्रवृत्ति पाई जाती थी। रासो ग्रंथकारों की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी? ऑप्शन ए हास्य रस की प्रवृत्ति, बी आश्रदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, सी डिंगल पिंगल भाषा, डी बी और सी दोनों। तो रासो ग्रंथों में आश्रदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा और डिंगल पिंगल भाषा, ये दोनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30। हमें निम्नलिखित में कौन सी रचना रासो काव्य के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी रचना रासो काव्य के अंतर्गत नहीं आती? ए हमीर रासो, बी परमाल रासो, सी रामचंद्रिका, डी पृथ्वीराज रासो। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, रासो में हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, ये तीनों रासो ग्रंथ हैं। रामचंद्रिका रासो ग्रंथों के अंतर्गत नहीं आती। प्रश्न संख्या 31। रासो परंपरा में आला खंड किस रचना का भाग है? रासो परंपरा में आल खंड किस रचना का भाग है? परमाल रासो, बी हमीर रासो, सी खुमार रासो, डी विजयपाल रासो। तो सेकेंड आप देख लीजिए। ए परमाल रासो, बी हमीर रासो, सी खुमार रासो, डी विजयपाल रासो। तो रासो आला खंड जो है, इसको परमाल रासो का ही भाग है। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? नाथ संप्रदाय
जो गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित है उसमें आदिनाथ किसे माना गया है? ए ऑप्शन ए गोरखनाथ, बी मत्स्येंद्रनाथ, सी शिव, डी जालंधरनाथ। तो फ्रेंड्स, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ जो है, आदिनाथ की संज्ञा शिव को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न, अपभ्रंश साहित्य में अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? अपभ्रंश साहित्य में अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए महापुराण, बी संदेश रासक, सी पौमचर्यु, डी भविष्यत कथा। अब्दुल रहमान की रचना जो फ्रेंड्स है बी संदेश रासक। ये आंसर आपका सही है। आदिकाल में मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। आदिकाल में मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी मधुकर कवि, सी विद्यापति, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, विद्यापति जो हैं आदिकाल में, वो मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, ये सब उपाधियां विद्यापति की थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग अपनी काव्य के लिए किसने किया? खड़ी बोली का प्रयोग अपने साहित्य लिखने के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया आदिकाल में? ए अमीर खुसरो, बी सरहपा, सी केदार भट्ट, डी विद्यापति। तो फ्रेंड्स, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले कवि थे अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 36। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी है। अमीर खुसरो की जो रचना है खालिक बारी, वो किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी शब्दकोश, डी नाटक। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी क्या है? कहानी है, उपन्यास है, शब्दकोश है या नाटक है? तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो की जो रचना है खालिक बारी, वो एक शब्दकोश है। क्वेश्चन नंबर 37। 13वीं शताब्दी में किस नाथ संप्रदाय के गुरु ने काव्य रचना आरंभ की थी? नाथ संप्रदाय के गुरु ने काव्य रचना, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे, उनमें से किस कवि ने 13वीं शताब्दी में अपनी रचना आरंभ की थी? ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ, बी गोरखनाथ, सी जालंधरनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसमें गोरखनाथ ने अपनी रचनाएं 13वीं शती में आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 38। दरबारी वीर काव्य रचनाएं किस साहित्य के अंतर्गत आती हैं? दरबारी वीर काव्य रचनाएं किस साहित्य के अंतर्गत आती हैं? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। दरबारी वीर काव्य की रचनाएं किस साहित्य के अंतर्गत आती हैं? तो फ्रेंड्स, सही उत्तर है सी रासो साहित्य के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 39। हठयोग की साधना पद्धति तीव्र वैराग्य भाव, वर्ण जाति के बंधन से ऊपर उठने का आग्रह आदि तीनों तत्व किस साधना प्रवृत्ति के सूचक हैं? कौन कौन से? हठयोग की साधना पद्धति, तीव्र वैराग्य भाव, वर्ण जाति के बंधन से ऊपर उठने का आग्रह। ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। ए बौद्ध, बी नाथ, सी जैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी प्रवृत्तियां जो हैं नाथ साहित्य में पाई जाती हैं। तो आंसर आपका बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? ऑप्शन ए परमाल रासो आदिकाल की नहीं है। ये आपको
ध्यान रखना है। ए परमाल रासो, बी योगसार, सी विद्यापति पदावली, डी रामचरितमानस। तो फ्रेंड्स आपको तुरंत पकड़ में आ गया होगा, ऑप्शन डी रामचरितमानस आपका आदिकाल का नहीं बल्कि भक्तिकाल की है। तो यही हमारा आंसर सही उत्तर है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी केदार भट्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी सही उत्तर है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज का संघर्ष किससे दिखाया गया है? पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है, जिसको प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसमें जो संघर्ष है, जो युद्ध है, वो किससे दिखाया गया है? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी मोहम्मद गौरी, डी महमूद गजनबी। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के साथ किसका संघर्ष दिखाया गया है? तो ये आपको लगभग ज्ञात ही होगा सभी को कि सी मोहम्मद गौरी को। रासो साहित्य का अर्थ है, रासो साहित्य का अर्थ है क्या? ऑप्शन ए रासलीला से संबंधित साहित्य, बी रहस्यवादी साहित्य, सी वीर रस से युक्त साहित्य, डी भक्ति साहित्य, भक्ति काव्य। रासो साहित्य का संबंध किससे है? रासलीला से, रहस्यवादी साहित्य से, वीर रस से युक्त साहित्य या भक्ति काव्य? तो जो रासो साहित्य है जिसकी आदिकाल में प्रधानता रही है वो वीर रस से युक्त साहित्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? नहीं, ध्यान दीजिएगा, आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? ए श्रृंगार, बी भक्ति, सी प्रकृति वर्णन, डी राष्ट्रीय भावना। तो आपको पता होगा वीर रस की प्रधानता थी आदिकाल के साहित्य, रासो साहित्य में वीर की प्रधानता थी। इसके अतिरिक्त श्रृंगार पर भी लिखा गया, प्रकृति वर्णन पर भी लिखा गया, भक्ति भी लिखी गई विद्यापति या अन्य कवियों के द्वारा, परंतु राष्ट्रीय भावना का आदिकालीन साहित्य में अभाव था। तो आंसर डी आपका राइट आंसर है। राजभक्ति तो थी आदिकाल में, लेकिन राष्ट्रीय भक्ति का अभाव था। आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? कबीर आदिकाल की किस साधना पद्धति से प्रभावित थे? ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी सिद्ध एवं नाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट आंसर है। सिद्ध एवं नाथ साहित्य से कबीर प्रभावित थे। जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गईं? जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गईं? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। जैन धर्म से संबंधित रचनाओं में किस भाषा की प्रमुखता है, किस भाषा में रची गईं? तो ऑप्शन बी अपभ्रंश आपका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म संबंधी अधिकांश रचनाएं किस भाषा में रची गईं? बौद्ध धर्म से संबंधित अधिकांश रचनाएं किस भाषा में रची गईं? तो ऑप्शन ए है पाली भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी अपभ्रंश भाषा, डी प्राकृत भाषा। तो बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं फ्रेंड्स पाली भाषा में प्रमुख रूप से रची गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, कैमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है? कैमास वध जो है वो किस आदिकालीन रचना का अंश है? ए हम्मीर रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी खुमाल रासो। परमाल रासो को ही आलखंड कहा गया है। और कैमास वध जो है आपका ये पृथ्वीराज रासो का एक खंड है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? ए तुलसी, सी चंद्रवरदाई, सी सरहपा, डी विद्यापति।
तो आचार्य शुक्ल ने चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। जहाँ एक तरफ वो इनको हिंदी का प्रथम कवि और प्रथम महाकाव्य इनकी रचना को मानते हैं, वहीं दूसरी ओर शुक्ल जी ने ही इनके ग्रंथ को पूरी तरह से जाली बताया है। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वालों में आचार्य शुक्ल का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, ये आप सबको ज्ञात होगा। ऑप्शन है ए शिवनाथ, बी गोपीचंद, सी मत्स्येंद्रनाथ, डी रामानंद। शिवनाथ, गोपीचंद, रामानंद, मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। सी ऑप्शन का राइट। आज का ये वीडियो यहीं तक है फ्रेंड्स। इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद।